ভিতরে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। सेक्रेटरी श्री सुजीत कुमार मिश्रा जी का फेलिसिटेट करेंगे कमेटी की तरफ से। आज के मंच में उपविष्ट हमारे सबके चहेते हमारे डिविजनल सेक्रेटरी श्री सुजीत कुमार मिश्रा भैया को इस फ्रैगमेंटेशन कॉन्फ्रेंस का जो सोच है ये देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं बोलते, आज का जो कॉन्फ्रेंस है इसको आगे बढ़ाते हुए मैं श्री सौरभ के कट्टा मलबजा से उसको पोडियम में बुलाना चाहता हूँ, उसका 2-4 बातें सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद। सभी को नमस्कार जनाब। सर्वप्रथम इस सम्मानीय मंच को नमन करता हूँ और हमारे उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसकी वजह से आगे कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं अपने परिचय देते हुए अपनी कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। आप लोग कृपया अपने में बात मत कीजिए और शांति बनाए रखिए और लोगों के बातों को सुनने का कोशिश कीजिए। मिशन लाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है और हर एक आदमी को धैर्य रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। सौरभ अनुराग का नेता है और मैं मालबजा सेक्शन से एक ट्रैकमैन में पोस्टेड हूँ, सेवक स्टेशन से। मेरे 2 टॉपिक हैं जिस पर मैं बोलने जा रहा हूँ। पहला हो गया पेट्रोलिंग सेवक वर्मा और सेवक प्लेन साइड, जो कि एक जंगल सेक्शन है। पहला टॉपिक, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, सेवक वर्मा सेवक प्लेन साइड एक एलिफेंट जोन है और यहाँ पेट्रोलिंग करते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैंने जब अपने दोस्तों से पूछा, टेकमैन भाई से पूछा उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाके ये बोले। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, जो हमारे ट्रैकमैन भाई लोग चाहते हैं कि जंगल सेक्शन में मेन पावर बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमें पेट्रोलिंग करने में आसानी हो। दूसरी बात, हर 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच एक शेल्टर बना दिया जाए, जिससे कि कोई जानवर अगर हमें अटैक करे तो उस सेंटर में हमें अपनी आश्रय लेने की सुविधा हो। तीसरा पॉइंट रखना चाहता हूँ, यदि पॉसिबल हो तो जंगल सेक्शन में एक ट्रिप पेट्रोलिंग हो। और चौथा पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ के प्लेस में हमारे खुद के स्टाफ हो, जिसमें हमें भरोसा हो सके। जैसे कि लास्ट ईयर मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं पेट्रोलिंग में था नाइट ड्यूटी में, तो कॉन्ट्रैक्टर ने मेरा साथ 20 रास्ता में छोड़ दिया, जिससे मैं इतना घबरा गया, ना मैं पीछे जा सकता था ना मैं आगे जा सकता था। उस समय मैंने रात को 12:30 बजे मैंने अपने IC को फ़ोन किया और सारी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि मैं कैसे इस कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ के साथ काम कर सकूँ। जब उस पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे बीच जंगल में वो अकेले छोड़ दिया, तो मैं कैसे चल सकता हूँ कि मैं उससे ड्यूटी करूँ। क्या आप लोग भरोसा करते हैं उनके ऊपर? तो मैं चाहता हूँ कि पेट्रोलिंग में हमारे खुद का स्टाफ हो, जिसमें हमें भरोसा हो। सेकेंड पॉइंट में जो रखना चाहता हूँ, दूसरा टॉपिक जो मेरा है LDC को लेकर, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओपन टू ऑल। सबसे पहले मैं तो बताना चाहता हूँ लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता क्या है। लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम मतलब आप जिस डिपार्टमेंट के हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हूँ तो मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एग्जाम दे सकता हूँ। जो ट्रैफिक के हैं वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेलवे में 3 टाइप से सिलेक्शन होता है। एक आपका हो गया GDC, एक हो गया जनरल सिलेक्शन। जनरल सिलेक्शन बहुत जन को पता नहीं होगा। दो ऐसे प्रोसेस है, एक आपका GDC हो गया और एक जनरल सिलेक्शन, जिसमें आप कोई भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे वो इंजीनियरिंग मेडिकल, कोई भी डिपार्टमेंट, उसमें वो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन LDC एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें खाली खुद के डिपार्टमेंट ही एग्जाम बैठ सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं LDC ओपन टू ऑल क्यों लागू होना चाहिए, और मैं इस चीज़ को विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ सके। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडियन रेलवे सबसे बड़ा कैटेगरी लोग है ट्रैकमैन लोग का।
और जब डायरेक्ट कोटा की वैकेंसी आती है तो सबसे ज़्यादा पोस्ट ट्रैकमेंट में होता है और सबसे बारी उसी में होती है। और उस ट्रैकमेंट के पोस्ट में आप 10 पास की मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास है उसमें, लेकिन आप उसमें देखेंगे 12 पास हुआ, सिंपल ग्रेजुएशन में आपका आर्ट कॉमर्स हो गया, और आप बोले तो उसमें LLB भी आते हैं, बीटेक वाले भी आते हैं, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाले भी सब आते हैं, लेकिन उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका है 10 पास। तो उसमें ऐसा क्यों, उसमें जब क्या बोलते हैं, जब पोस्टिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या है मैं बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होता है, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल देखें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अंडरटेकमेंट फाइल हो, ठीक है। मैं अगर बात 70-30-70-20 10 में से अगर बात देता हूँ, अगर मैं 70% जिसमें सिंपल 12 पास ग्रेजुएशन विद आर्ट्स और कॉमर्स है, और 20% जिसमें आपका हो गया PCM फिजिक्स केमिस्ट्री में 12 पास, उसमें बीटेक वाले भी आते हैं, उसको 20% कैटेगरी में मैंने रखा, और 10% जो कैटेगरी है उसमें मैंने रखा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि किसी के पास MBA हो गया, किसी के पास LLB हो गया, किसी के पास हो गया डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, जो भी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जो मैं 70% कैटेगरी सबसे ज़्यादा किसी प्लेन वाले को क्यों रखा है, इसका भी रीजन मैं बताता हूँ आप लोग को। जैसे कि आप जानते हैं ये 20% LDC में जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को वैकेंसी ऑन होती है तो हम खाली उसमें टेक्निकल वाले को ही लेते हैं। जैसे कि आप हो गए बीटेक वाले हैं तो वो JEE भी पढ़ सकते हैं, और आपका क्या बोलते हैं, अगर वो ITI किया हुआ है तो वो आर्टिजन कैटेगरी जो ब्लैक स्मिथ हुआ, वेल्डर हुआ, उसमें जा सकते हैं। 20% होकर उसमें से निकाल दिए, अब 10% जो क्वालिफिकेशन बचा हुआ है, जो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म और LLB वाले MBA वाले को जिसमें कैटेगरी में रखा था, वो तो चाहे वो 30% जनरल सेक्शन कोटा सिलेक्शन से वो बाहर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, 500 से निकल जाते हैं। 16% आपका जो हो गया एक पोस्ट आता है आपका हेडक्वार्टर लॉ असिस्टेंट बोल के, उसमें आपका चाहिए होता है LLB लगता है, वो भी वो उसमें जो बच्चे हैं वो भी निकल गए, 500 में निकल गए। लेकिन जो 70% कोटा में जो नॉर्मल जैसे 12 पास हुआ, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, उन लोग को क्या होता है, अपने खुद के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चांस नहीं मिलता प्लस, क्योंकि उनका तो बैकग्राउंड नहीं है, और उन लोग को सबसे ज़्यादा दरकार उसी को पड़ता है, क्योंकि अब उन लोग का पास तो रास्ता बंद हो चुका है, अब कहाँ जाएंगे वो। तो इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, अगर 70% जिसको मैंने रखा था एक कोटे के अंदर में, अगर वो 70% बच्चे को अगर LDC ओपन टू ऑल का चांस मिले तो वो लोग क्या करेंगे, ट्रैफिक में जा सकते हैं, स्टेशन मास्टर में जा सकते हैं। आपका 15% कोटा, अगर 15% में ट्रैफिक डिपार्टमेंट 2 कोटा निकलते हैं, 15% स्टेशन मास्टर और आपका 15% ट्रेन मैनेजर का कोटा निकलते हैं लेवल 5 और लेवल 6 में। अगर हमें वो चांस मिले तो हम लोग उसमें जाकर बैठ सकते हैं, पास हो सकते हैं वो एग्जाम। और चाहे आप प्रोफेशनल डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, लेवल 3 का पोस्ट आता है, उसमें 16 2/3 LDC कोटा और 33 1/3 प्रमोशन कोटा, उसमें भी हम लोग एप्लीकेबल हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए 12 पास चाहिए, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन वो मौका हमें नहीं मिलता है। तो हम लोग यही डिमांड करते हैं कि LDC ओपन टू ऑल होना चाहिए, जिससे कि जो प्लेन वाले स्टूडेंट है, जो ग्रेजुएशन करके सिंपल रखे हुए हैं, जिसको आर्ट्स कॉमर्स हुआ है, उन लोग को मौका मिले और वो LDC ओपन टू ऑल में जा सके। और जो हम लोग आशा करते हैं, जिस हाथ से पढ़वा करते हैं, जिस हाथ से हम सावल चलाते हैं, हम लोग भी आशा करते हैं कभी उस हाथ में कलम पकड़े, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं आप लोग? अगर रेल का नियम में अगर संशोधन कर दिया जाए, प्रोफेशनल कोटा में हम लोग को या LDC कोटा में हम लोग को भरने देते, तो ये भी हो सकता है, लेकिन उसको संशोधन करने की जरूरत है। अगर उसको संशोधन होगा तो वो चीज हम लोग को अधिकार में मिलेगा कि LDC ओपन टू ऑल होगा। और मैं आशा करता हूँ हमारे कि वो इस चीज को लेकर आए और हमें अपना हक मिले। इसी बात को लेकर मैं चाहता हूँ। और भाई आपने LDC के ऊपर बहुत ही अच्छा बात बोला है। हमारे नेतृत्व सभी आपकी लॉजिक को आगे ले जाने का कोशिश करेगा। और जो आपने बताया है कि पेट्रोलिंग में दोनों ही पेट्रोलमैन रेलवे एम्प्लॉई हो, जो कि स्किल्ड हो, अनस्किल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ना हो, तो इस विषय में भी गौर किया जाएगा। आज के इस कॉन्फ्रेंस को मैं आगे बढ़ाते हुए
श्री ब्रजेश कुमार बानाघाट सेक्शन से मैं उनको पोडियम में बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे पदाधिकारीगण और हॉल में बैठे हुए हमारे कर्मचारी भाइयों बहनों, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि हमें बानाघाट सेक्शन से बोलने के लिए कुछ मौका मिला है। बानाघाट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है और जो भी पॉइंट रखा गया है हम सब कर्मचारियों के लिए, उस सब पर भी दो बात रखेंगे। तो मैं ब्रजेश कुमार, ट्रैक मेंटेनर बानाघाट सेक्शन से। सबसे पहले ही मेरे भाई बताए कि एलजीसी और पीजीसी के बारे में बताए, वैसा उससे मतलब बहुत अच्छा ही बताया उसके बारे में। मेरा कुछ और भी है, जैसे कि नाइट पेट्रोलिंग लेकर के अभी बानाघाट सेक्शन में चालसा और नगरा का जो पूरा फॉरेस्ट पड़ता है बीच में 7 किलोमीटर तक, वहाँ पर इतना दिक्कत होता है पेट्रोलिंग करने में, हम सबको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। हमें कभी भी एलिफेंट मूवमेंट या कभी जो पार्क में जाता है तो कभी और भी एनिमल से सामना करना पड़ता है। और वहाँ रुकने का, वहाँ पर चेंजिंग पॉइंट है, वहाँ पर रुकने का कुछ भी नहीं है जगह, और ऐसा वहाँ पर हमेशा क्रॉस करते रहता है, जानवर हो या कुछ भी, मतलब हमेशा डर का माहौल रहता है। हम चाहेंगे सर से कि वहाँ पर अगर पेट्रोलिंग भी होता है तो मतलब वहाँ पर हाट का व्यवस्था किया जाए, रुकने का, और बीच को कम किया जाए। जैसे चालसा और नगरा का तरफ से जो आते हैं उसको टोटल 20 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। और वह केरल वाले का भी जो केरल बालाघाट जो करते हैं उसका भी 20 किलोमीटर हो जाता है, उसका बीच भी कम किया जाए। और गैप लेकर के समस्या है, जहाँ तक गैप SK 165, 166, 169, यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है। वहाँ इन्वर्टर का व्यवस्था नहीं है, पूरा रात में अंधेरा रहता है। और SK 164, 158, वहाँ भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, पूरा रात में अंधेरा रहता है हमेशा, जबकि वहाँ स्पेशल गैप है। बात है सर, हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है सर, जाते हैं वहाँ दिखाने के लिए, जैसे यूनिट मालूम पड़ता है या अलीपुरी मारते हैं, अगर फोन का डॉक्टर हम ढूंढते फोन का डॉक्टर अवेलेबल नहीं आता है सर, या कुछ भी और भी है डॉक्टर अवेलेबल नहीं आता है सर, ये भी है। और एक रेलवे कंप्लेन, जैसे कि हम ऑनलाइन कंप्लेन सब किया है डब्ल्यू को या इलेक्ट्रिक वाले को, लेकिन अगर कंप्लेन कर देते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं होता है वहाँ पर। अब फोन करते हुए फोन अटेंड नहीं करता है, ये भी है। और भाइयों सबसे कुछ बोला गया था कि एनपीएस अभी जो आया हुआ है उसके बेटर में मुताबिक एनपीएस में जाए कि यूपीएस में जाए, अभी हमें सब क्लियर नहीं हो पा रहा है किसमें इसमें जाए, जो कि अप्रैल से उन्हें मतलब जो जाना पड़ेगा, उसमें जो भी ऑप्शन देना पड़ेगा ये। और क्वार्टर लेकर के जहाँ तक हम बात बोले थे सर, 2 BHK क्वार्टर नॉर्मल मिनिमम होना चाहिए था, जो कि चालसा में जो है 1 BHK है, जो स्पेशल बोला जाता है 2 BHK भी है, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो क्वार्टर है टोटल 1 BHK है, और जो कि बहुत ही दिक्कत होता है हम सबको। उसके लिए सर हम बोलेंगे पूरा ही डैमेज है, हम चाहेंगे कि सर पूरी रिपेयर के लिए बोला गया, और वहाँ वाटर टैंक भी नहीं है पुराने टैंक में कुछ में वाटर में, और फैंसी भी नहीं किया गया है, इसमें सर बोलेंगे। और सर बोले थे फॉरेस्ट अलाउंस जो कि हम पेट्रोलिंग करते हैं सर, पूरा मतलब नाइट पेट्रोलिंग, वो फॉरेस्ट हमें नहीं मिलता है, जो कि ये बहुत ही जरूरी है, ये फॉरेस्ट अलाउंस दे करके सर। और एक MSP जो कि हमें 10 साल पर मिलता है, इसे सर कम से कम में मिलना चाहिए, तो कि हम सबको प्रमोशन का मौका मिले, जो भी नहीं आगे जा पा रहे हैं उसे मौका मिले, कम से कम 4 साल का होना चाहिए कि वो जा सके। और एक एसी 3 टायर के बारे में बोले थे सर, हमें ग्रुप डी स्टाफ को सिर्फ एक एसी 3 टायर मिलता है, जो कि कम से कम अगर 5 साल या 10 साल में उसको कम से कम फुल कर दिया जाए तो 4 से मिलता है, चारों से एसी मिलना चाहिए। जो सब समस्याएं हैं गेट के बारे में,
तो बताया है, और कॉलोनी का ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी उन्होंने अच्छा बात बताया, और इन्होंने जो समस्या के बारे में बोला, और एक जो डिमांड इन्होंने रखा है बहुत बढ़िया रखा है कि उनको एक मतलब है कि फॉरेस्ट अलाउंस जरूरी है, जंगल सेक्शन में ड्यूटी करना, ये मतलब रात पे जो पेट्रोलिंग ड्यूटी जो गेट से करता है फॉरेस्ट सेक्शन में, ये किसी भी कारगिल वॉर से कुछ कम नहीं। हाथी, बाइसन, लेपर्ड, यहाँ तक कि बहुत सारे सांप, ये तो आम बात है। इन लोगों से लड़ाई करके ड्यूटी करना ये कोई आम बात नहीं है। बहुत धन्यवाद ब्रजेश भाई। मैं इस मंच को आगे बढ़ाते हुए मीटिंग में अभी संजीव खड़िया को मंच में बुलाऊंगा। संजीव खड़िया, आप आ जाइए। आपका जो भी बातें हैं हम सुनने के लिए उत्सुक हैं, जो भी डिमांड आप रखेंगे। মঞ্চে উপস্থিত, আমি বাংলায় বলবো। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের ডিভিশনাল সেক্রেটারি, সবার জনপ্রিয় সুজিত মিশ্রবাবু এবং ঊর্ধ্বতন রেলের কর্তৃপক্ষকে আমি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং আমাদের সহকর্মীদের দ্বিতীয় ভালোবাসা দিয়ে আমি আমাদের ট্র্যাক মেইনটেন্যান্সদের কিছু অসুবিধা, অসন্তোষ বা দুঃখের কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমি দমপুরের স্টাফ হাসিনা সেখানে আন্ডারে করি। আমি ট্র্যাক মেইনটেনার গ্রুপ স্টাফ। আমার নাম সঞ্জিত খাড়িয়া। তো আমি এখানে বলতে চাই যে আমাদের যে 2024 সালে ন্যাশনাল হলিডে যে অ্যালাউন্সগুলো পেন্ডিং আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় ওগুলো যদি ক্লিয়ার করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ট্র্যাক মেইনটেনার স্টাফ বা অন্যান্য রেলওয়ে স্টাফ খুবই উপকৃত হব। তাছাড়া আমি আরও পয়েন্ট তুলে ধরতে চাই যে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং গেট যেগুলো আছে, সেগুলো সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং গেট ইন্টারলক গেট অবশ্যই হওয়া দরকার, কারণ সেই ক্ষেত্রে অনেক অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে আমরা রেলকে সেফটি দিতে পারবো। তাছাড়া আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং গেটে 12 ঘন্টা করে ডিউটি করতে হয়, রেগুলারলি ডে হোক অথবা নাইট হোক। সেটা একজন সাধারণ স্টাফের বা ট্র্যাক মেইনটেনারদের খুবই অসুবিধা হয়, কারণ কি 12 ঘন্টা ডিউটি কিন্তু আমাদের শরীরের ওপর খুবই প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে নাইটে পুরো রাত জেগে জেগে আমাদের নাইটে ডিউটি করতে হয়, আর এক মুহূর্ত আমাদের যেমন রেস্ট সেরকম কিছু করা যায় না। তো আমি বিশেষ করে এটাই বলতে চাই যে 12 ঘন্টা যে ডিউটিটা সেটা রিডিউস করে 8 ঘন্টা করা হোক, আর প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং গেটকে ইন্টারলক গেট করে আনা হোক। এবং তাছাড়া আমি বলতে চাই আমাদের যে ড্রেস অ্যালাউন্স আছে সেটা ইনক্রিজ করা হোক, সেটা প্রায় 15,000-এর কাছাকাছি করা হোক। আমি এটাও ডিমান্ড করতে চাই। তাছাড়া আমি বলতে চাই 2023 সালে আর 2024 সালে আমাদের যে সমস্ত জিডিসি এক্সামের জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করেছিলাম, সেগুলো কিন্তু এখনো পেন্ডিংই থেকে গেছে। এটা প্রত্যেক বছর আমরা অ্যাপ্লাই করে যাচ্ছি, কিন্তু সেটা যথারীতি আমরা এক্সাম দিতে পারছি না। আমাদের রেল বোর্ড, আমাদের রেল কর্তৃপক্ষ সেভাবে আমাদের সুযোগ করে দিতে পারছে না। তো আমি বলতে চাই যে প্রত্যেক বছর এই সমস্ত এক্সাম রেগুলারলি হোক, রিক্রুটমেন্ট হোক, এবং আমরা যাতে এই পরীক্ষাগুলোতে সুযোগ এবং প্রমোশন পেতে পারি, সেই সমস্ত বিষয়ে আমি তুলে ধরতে চাই। আবার আমি এটাও বলতে চাই আমাদের যে বর্তমানে এনপিএস সিস্টেম চলছে, তাছাড়া এখন নতুন যেটা ইউপিএস সিস্টেম বেরিয়েছে, সেটাকে আমরা যদি বাদ দিয়ে আমরা পুরনো কালে অর্থাৎ আগেকার দিনে যেটা অফিস দেওয়া হতো সেই সিস্টেমটা যদি নিয়ে আসা হয়, তাহলে আমরা সমস্ত স্টাফরা, রেলের স্টাফরা খুবই উপকৃত হব। এই বলে আমি আমার এই ছোট্ট বক্তব্য আমি শেষ করছি। নমস্কার। কিছু পয়েন্ট আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, ড্রেস অ্যালাউন্স থেকে শুরু করে বাকি যে সমস্ত কথা সে বলেছে সেগুলো সবার মানে খুবই একটা বার্নিং ইস্যু আমাদের।
अभी हम लोग अपना मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ बिहार सेक्शन से राहुल प्रामाणिक को पोडियम में बुलाना चाहेंगे। राहुल प्रामाणिक। राहुल। সকলকে নমস্কার বলে আমি এটার সম্বন্ধে দু একটি পয়েন্ট বলতে চাই দাদাকে সে ব্যাপারগুলো দেখাবো। ওয়াটার সাপ্লাই সবার আগে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন জলের যাতে ব্যবস্থা হয় সকল গেটম্যানদের জন্য, যাতে খেতে পারে, খাওয়ার যোগ্য যেন জল পাওয়া যায় দাদা, সেটা একটু দেখবে। তারপর পয়েন্ট বলবো, এপিডিজে ডিভিশনে যতগুলো গেট আছে সেই গেটগুলোকে যদি ইন্টারলক গেট করা হয় তাহলে এরপর থেকে এই যে সিচুয়েশনগুলো হচ্ছে সেইগুলো হবে না, অ্যাক্সিডেন্ট হবে না, গেটম্যান যে শুয়ে পড়ছে সেই ঘটনাগুলো হবে না, সেটি একটু নজর দিতে বলবো আমাদের দাদাকে। আর ডিউটি আওয়ার দাদা 8 আওয়ার বলে খুবই ভালো হয়, কারণ আমরা 12 ঘন্টা করে ডিউটি করছি গেটে, তো আমাদের কোনো লাঞ্চ টাইম নেই, তো সেই দিকে একটু নজর দিলে ভালো হবে। কারণ 12 ঘন্টা ডিউটিতে আমাদের করে যাচ্ছে, কিন্তু 8 আওয়ার ডিউটির জন্য অনুরোধ করবো দাদাকে যে খুবই তাড়াতাড়ি যাতে এটা ইমপ্লিমেন্ট করাতে পারে। আর গেট গুমটির সেফটি, দাদা আমাদের গেটে কোনো সেফটি নেই, দরজায় একটাই চিন্তানি থাকে, বেশি রাত অবধি আমরা গেট খুলে রাখতে পারি না, অফিসাররা এসে হয়তো বলে লাল লাগানো হয়নি কেন বাইরে, তো দাদা একা ডিউটি করতে খুবই অসুবিধা হয় রাতে, ফাঁকা রাস্তা, এখন যে সিচুয়েশন সবাই জানে, তো গেটের সেফটি ব্যাপারে কিছু করার জন্য অনুরোধ করব। ধন্যবাদ, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং पोर्टेबल वाटर सप्लाई, धन्यवाद राहुल को। अभी मीटिंग को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम अभी मंच में बुलाना चाहेंगे श्री राजेश्वर राउत को। फकरा ग्राम सेक्शन से राजेश्वर राउत। इतिहास में पहली बार ये ऐतिहासिक ट्रैक मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश्वर रावत, ट्रैक मेंटेनर फॉर एसएससी टीम में फकीरा ग्राउंड के अंतर्गत गोलागंज में पोस्टेड हूँ। सबसे पहले हमारे एम्प्लॉय यूनियन के डिविजनल सेक्रेटरी श्रीमान सुजीत मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ, और साथ साथ आज के सभा के सभापति जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उपस्थित हमारे सभी ट्रैक मेंटेनर साथियों को भी मेरा नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने यहाँ पर उपस्थित होकर आपने इस मंच को जिस तरह से शोभा बढ़ाया है, ये देखने के लायक है और समझने के लायक है और आगे देने के लिए एक प्रेरणा के दायक है। कहने के लिए तो हमारे पास में बहुत कुछ है, हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी की इतनी दुख भरी कहानी है कि जितना भी कहा जाए कम ही होगा। समझ लीजिए कि आज हमारे अंदर में जो सपने थे, उस सपने को साकार करने के लिए आज हमारे एम्प्लॉय यूनियन के डिवीजन सेक्रेटरी श्रीमान श्री सुजीत कुमार मिश्रा जी ने जो ये ट्रैक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ट्रैक मेंटेनरों के लिए। विशेषकर हमारे उस ट्रैक मेंटेनर भाइयों और बहनों और साथियों को ऊपर ध्यान दिया गया जो विगत दिन से हमें अनदेखा किया जा रहा है। कहावत है, शौक नहीं मजबूरी है, कहना भी जरूरी है। तो आज मैं अपने ट्रैक मेंटेनर साथियों के लिए
हमारे श्रीमान सुजीत मिश्रा जी के सामने हम रखने के लिए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि ये मेरा आवाज नहीं, ये ट्रैकमैन साथियों की आवाज है और इस आवाज को डिवीजन से लेके जोन तक यही करेंगे और ट्रैक मेंटर को साकार करने का काम भी यही करेंगे। इसलिए ट्रैक में साथियों से मेरा निवेदन भाई पेट्रोल में भाई हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं हमारे आदरणीय कोऑर्डिनेशन सर को इस मंच में स्वागत है। सर को इस मंच में हम लोग स्वागत करते हैं कि आज का ये ऐतिहासिक ट्रैक मेंटेनेंस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच हमारे आदरणीय स्नेहनीय कोऑर्डिनेशन सर, स्नेहनीय डी सर उपस्थित हुए हैं और एडीएम हेडक्वार्टर सर को भी इस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक बधाई एवं वेलकम किया जाता है। माननीय सीनियर डीएमसी साहब अभी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम सभी ट्रैक मेंटेनर साथियों, हमारे सीनियर डीएमसी साहब, एडीएम साहब और सुजीत कुमार मिश्रा जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप लोग जोर से तालियों बजाकर सीनियर डीएमसी साहब का स्वागत करें और तालियों के माध्यम से जो आगे पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये कर्मचारियों की तालियों की आवाज है। लेडीज ब्रांच की तरफ से पहले हमारे सीनियर डीएमसी साहब, सीएलएम कमेटी साहब को फेलिसिटेट किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है जोरदार हाथ ताली के साथ सर का स्वागत करें। अभी हम लोग हमारे बीच उपस्थित माननीय सीनियर डीएमसी साहब श्री अनिल कुमार कुशवाहा जी का स्वागत करने के लिए मैं लेडीज ब्रांच से अनुरोध करता हूं। एक जोरदार हाथ ताली हो जाए सीनियर डीएमसी सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हुए हैं डीएन2 साहब। मैं डीएन2 साहब का भी मंच पे वेलकम करता हूँ। प्लीज कम सर। मैं लेडीज ब्रांच से अनुरोध करता हूँ कि डीएन2 साहब का भी फेलिसिटेट करें। जोरदार ताली के साथ डीएन2 साहब का अभिवादन करें। और मैं लेडीज ब्रांच से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथ उपस्थित है एडीएम हेडक्वार्टर साहब और एडीएम ईस्ट साहब, उनको भी फेलिसिटेट करें। लेडीज ब्रांच आप सभी को तहे दिल से हम ट्रैक मेंटेनर साथी आपका स्वागत करते हैं। सर, हमारी निम्न समस्याएं हैं जिनको आपके समक्ष में रखने जा रहा हूं। पेट्रोल टैंक की विड्थ को सर 20 किलोमीटर से घटाकर मिनिमम 14 किलोमीटर किया जाए। अच्छी तरह से देखभाल कर पाए, इसको अच्छे तरीका से हम रख पाए, इनके नियमानुसार हम चल पाए और कुत्तों के लिए किया जाए। आपकी कमी को सर पूरा किया जाए जिससे हमारे जो भी सब कार्यरत है उनके ऊपर दबाव कम पड़े और अपना काम को अच्छी तरह से सर निभा पाए। वर्कलोड सर बढ़ गया है, आदमी की कमी हो चुकी है, तो सर आदमी जितना बढ़ेगा उनकी जितना आदमी हम लोग का प्रदान किए जाएगा तो हम लोगों को सर अच्छा से सुविधा मिलेगी। सर टाइम टू टाइम हमारे कर्मचारियों को सर छुट्टी नहीं मिलता। सर छुट्टी के लिए सर बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है। लगता है कि हम छुट्टी नहीं मांग रहे सर, हम कर्मचारी भीख मांग रहे हैं और ये चाहने पर भी भीख समय के अनुसार नहीं मिलता। तो मेरा आपसे आग्रह है सर, जिन मसलों में जिन कारणों के कारण हमारे कर्मचारी भाई छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं उसी का तत्कालीन उनको प्रभाव में लिया जाए, उनका छुट्टी को तभी हरी झंडी दिखाया जाए सर।
ताकि आपका छुट्टी पारित हो गया है, आप जा पाए। किसी प्रकार का जाने का समय में सब टेंशन ना दिया जाए। हम ना बच्चों को देखभाल करेगी, ना बच्चों को स्कूल तक लेके जाएगी, ना क्या करेगी। तो सर अगर केंद्रीय विद्यालय अगर असम में अगर होता है तो ये सुविधा ये एक हिस्टोरिकल होगा और एक रेलवे की तरफ से एक रिकॉर्ड बनेगा, जो हमारा विश्वास है इससे हमारे कर्मचारी भाइयों को अपने बच्चों को पढ़ाने में और पठन पाठन कराने में बहुत सुविधा मिलेगा। চা খাওয়া চলছে। अलग हीन भाव से देखा जाता है, क्यों? इसमें तो और भी पोस्ट है, लेकिन उन सबको सम्मान दिया जाता है, लेकिन हम फैक्ट्री के लोगों को अलग हीन भाव से देखा जाता है। हमारे पद ही हमारे व्यक्तिगत पहचान बनाकर हमें अलग ही नजर से देखा जाता है और कम वैल्यू दिया जाता है, क्यों? हम भी तो ग्रुप डी के हैं और सब पोस्ट भी है, लेकिन उनको सम्मान दिया जाता है और हमें नहीं। हम ज्यादा नहीं चाहते, पर हाँ वही चाहते हैं जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है। हमारे बापू महात्मा गांधी कह गए, किसी की मेहरबानी मांगना अपना आजादी बेचना है। तो हम मेहरबानी नहीं चाहते, अपना अधिकार चाहते हैं, वो भी पूरी सम्मान के साथ। और जितने भी पॉइंट है हमारे जो सीनियर साथी भाई लोग हैं सब तो सामने रख चुके हैं, तो मैं ज्यादा नहीं लेकिन कुछ पॉइंट पे प्रभाव देना चाहूंगी। जो एडीसी ओपन कराने का जो डिमांड है, इसमें और सब जो भी ग्रुप डी के साथी है पॉइंट्स में या असिस्टेंट पढ़ के जो भी उन्हें प्रॉब्लम है, तो ठीक है एडीसी ओपन ना कराए, लेकिन हाँ हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडीसी होता है उस पर हमें समय समय पे एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया और एक्स्ट्रा ऑप्शन जोड़ा जाए कि हम भी अदर डिपार्टमेंट में जा सके जो काबिल है। हम नहीं चाहते कि हमें ऐसे ही भेज दिया जाए, पर हाँ हमें अपना काबिलियत दिखाने का मौका तो मिले। और जो सीनियर ट्रैक मेंटेनर भाई लोग हैं या जो हमारे महिलाएं हैं जो 45-50 पार कर जाते हैं, फिर भी उन लोगों को ट्रैकमेंट में लाइन में काम करना पड़ता है, क्यों? उनको थोड़ा सा ऐसी सुविधाएं जिससे कि एज के साथ कार्य करना उनके लिए इजी हो जाए। जैसे हमारे फीमेल भाई है जो कि 40-50 पार लगभग वो पोस्ट मिलता है, जो अकेले उतना भी वो तय करते हैं, और भी अकेले, जिसमें कि उन लोगों को लाइट देखना भी होता है, पेंडल क्लिप लगाना, जो भी एक्स्ट्रा कार्य है वो अकेले तो नहीं कर पाएंगे, तो उनके साथ हमारे जो यंग भाई है उनमें से किसी को दिया जाए जिससे उनका काम इजी हो जाए, लेकिन नहीं, उन्हें भी वही हार्ड काम दिया जाता है। इंजीनियरिंग गेट जो कि कहीं 8 घंटा, लेकिन इंजीनियरिंग गेट में मैक्सिमम 12 घंटा का रोस्टर है और उसमें पानी, बाथरूम, वॉशरूम कुछ चीज की व्यवस्था नहीं, तो जो 12 घंटा वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो कैसे वहाँ पे रह पाएंगे? वहाँ पे भी उनका तबियत खराब होगा, फिर सिक लीव लेंगे, फिर वही झंझट मिले, छुट्टी नहीं मिलेगा, आदमी नहीं है, आखिरकार घूम फिर के वो उस सिचुएशन में भी काम करते हैं, तो उनके लिए उचित व्यवस्थाएं हो। समय पर सभी के लिए डिपार्टमेंट चेंज का ऑप्शन हो, जो काबिल है एग्जाम कंडक्ट कराए या 10% इनटेक ले, जो काबिल है वो अवश्य अपने डिपार्टमेंट चेंज करके दूसरे में कार्य कर पाए और उन्हें ऊंचे पोस्ट पे जाने का भी मौका दिया जाए। इसमें जो हमारी महिलाएं हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, हाँ कहीं का मेट अच्छा हो तो चल जाता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए कभी चेंज करना या अन्य समस्या, वॉशरूम जाना, ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। जो भाई लोग हैं वो तो कहीं भी चले जाते हैं आसपास जंगल वगैरह में, लेकिन हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है और कभी हमें मेट के साथ दूर भी जाना पड़ता है। उस सिचुएशन में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए हम लोग मेट को नहीं बोल पाते हैं और अकेला लेडीज के लिए जाना बहुत अनसेफ का बात होता है, तो उनके लिए या तो डिपार्टमेंट चेंज का ऑप्शन हो या उन्हें रेस्ट रूम का व्यवस्थाएं कराया जाए, नहीं तो उनको इस तरह से मैनेज किया जाए कि उन्हें तकलीफ ना हो और उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें भी वो पोस्ट या डिपार्टमेंट चेंज का हो या अदर पोस्ट पे कार्यरत कराया जाए और उचित स्थान पे सभी के लिए गैंग हट हो, ताकि 8 घंटा अगर हम लोग
इसीलिए समय उचित स्थान पर कैंपर की व्यवस्थाएं हो और जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है महिलाओं को पीरियड के टाइम में एटलीस्ट 2 दिन का लीव दिया जाए। बहुत सारी सरकारें या विदेशों में जैसे कि स्पेन, जापान या आपका उड़ीसा सरकार जो अभी किया और आपका प्राइवेट सेक्टर जैसे जोमेटो, स्विगी ये सब में लागू हो चुका है, पर हम लोग क्यों पीछे हैं? हाँ, सभी महिलाओं को उस पेन से नहीं गुजरना पड़ता, पर हाँ किसी टाइम में ऐसा होता है कि हम लोग असहनीय दर्द झेलते हैं जिसकी वजह से हमें दवा खाना पड़ जाता है जो कि साइड इफेक्ट करता है। तो कम से कम मंथली 2 डेज का लीव हो, अगर वो उस मंथ ले तो ठीक, ना तो वो इनवैलिड हो जाए। ऐसा नहीं कि वो जो लीव है उसको हम स्टोर करके रखें, नहीं, हमको उसी मंथ लेना है, इसका व्यवस्था किया जाए। और जो अलग से हमारी स्कूलें होती है, एलएलबी स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल प्रोग्राम, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, फ्यूचर है, उन लोगों के लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था हो। है कहीं जगह पे है स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल प्रोग्राम सबके लिए, लेकिन हर जगह व्यवस्था नहीं है, और जहाँ पे है वहाँ का मेंटेनेंस ही सही नहीं है। मतलब ऐसा है कि गया तो गया, नहीं तो नहीं गया, और हम लोग को मजबूरन दूसरे इंग्लिश मीडियम या जो अच्छे स्कूल है उसमें भर्ती करवाना पड़ता है। पर क्यों हम लोग अपने ही रेलवे के स्कूल में क्यों ना भर्ती कराएं, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका हो, और रेलवे जो अलग से पैसा अलॉट करता है उस पर ज़्यादा खर्च ना करना पड़े उसे। और जितना भी प्रॉब्लम है वो सब हमारे भाइयों ने तो रख दिए, तो और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, बस अपनी इस भाषण को यहीं पे विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राधिका जी, आपने लगभग बहुत सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से आलोचना किए हैं। एक चीज मैं बताना चाहूँगा, आपने जो बताया है कि जो दूसरे डिपार्टमेंट में साल भर लेना, मतलब हमारे ट्रैक मेंटेनेंस साथियों से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाना चाहिए इस विषय में, जो हम लोग इसके लिए जो 10% एनुअल इंटेक है। मैं यहाँ पर सर बैठे हुए हैं, सर को मैं इस विषय में गौर करने के लिए कहूँगा। ये हमारे एनएफएल एम्प्लॉइज यूनियन का PNM आइटम नंबर 23/21 था। तो उस विषय में जो है कि 10% एनुअल इंटेक को हर साल लागू किया जाए, लेकिन सर 2021 के बाद से वो शायद 2022 या 22 के बाद से सर वो अभी तक मतलब बंद हुआ पड़ा है। तो मैं सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर साल उसका जो है सही से रेगुलराइजेशन अगर हो जाए तो सर बहुत सारे ट्रैक मेंटेनेंस साथी को इसको सुविधा मिलेगा। जैसे कि इंटेक कोटा जो है सर वो ट्रैक मेंटेनेंस का भलाई के लिए ही है, लेकिन देखा जा रहा है कि उसमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहला ये है सर कि उसमें लेवल 1 चाहिए, 10% एनुअल इंटेक में लेवल 1 चाहिए, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है कि उसमें एक एज बार है सर कि 38 प्लस एज होना चाहिए, 38 से ऊपर होना चाहिए और लेवल 1। सर मैं इस विषय में थोड़ा गौर करना चाहूँगा कि या तो लेवल 1 को लीजिए या तो सर 38 प्लस एज को लीजिए। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सर डिवीजन में बहुत ही कम, मतलब गिने चुने 2-4 ही मिलेंगे ऐसे जो लेवल 1 का हो और 38 साल से ज़्यादा उम्र हो। तो मैं इस मंच से मैं डिमांड रखना चाहूँगा कि इंटेक कोटा में लेवल 4 तक लिया जाए। एक बार चाहे भले ही 38 तक ही रहे, लेकिन लेवल 4 तक अगर लिया जाता है तो सर जो एज बार है सर जो 38 का है वो सर कहीं ना कहीं जाके हम लोगों को कवर हो जाए। ये डिमांड अगर है, इस विषय को थोड़ा चर्चे में लाने के लिए मैं सर से अनुरोध करूँगा। और मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सरकार न्यू माइनॉरिटी सेक्शन माननीय सरकार को आगे बढ़ाने के আমাদের সবার প্রিয় ডিভিশনাল সেক্রেটারি মাননীয় সুজিত কুমার মিশ্রা মহাশয় এত সুন্দর একটি সভার আয়োজন করেছে, তার জন্য আমার পক্ষ থেকে মিশ্রাদাকে হার্দিক অভিনন্দন এবং তাকে মাসে অন্তত করে कॉन्फ्रेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। नमस्कार दादा, नमस्कार। सबको हमने कुछ मुद्दों को
आज कॉन्फ्रेंस में इसको लिया है। अगर कुछ एडिशन हो तो आप लोग जोड़ दीजिएगा। एक नंबर मुद्दा है स्कार्प ईपीएस एंड इमीडिएट इंप्लीमेंट ऑफ ओपीएस, समर्थन करते हैं। 2 नंबर रिड्यूस पेट्रोलिंग बीट, द बीट शुड बी नॉट एक्सीड देन 40 किलोमीटर, समर्थन करते हैं। Ensure all LC gate must should be interlocking system, समर्थन करते हैं। 4 नंबर LDC open for all department, NFIR PNM आइटम 32/2012, आप लोग समर्थन करते हैं तो हाथ ताली से स्वागत कीजिए। Must be ensure GDSC exam should be conducted every year, समर्थन करते हैं। 6 नंबर must be ensure all LC gate duty hours should be 8 hours, समर्थन करते हैं। 7 नंबर गेट ड्यूटी should be 8 hours including lunch break, समर्थन करते हैं। Portable water supply to all LC gates including water purifier, समर्थन करते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ बाइसाइकिल अलाउंस till date, NFIR PNM आइटम 6/2024 to be implemented immediately, समर्थन करते हैं। Increase ड्रेस अलाउंस from 5,000 to 15,000, this is the basic demand of NFIR, समर्थन करते हैं। Ensure supply of raincoat and winter jacket within the time frame, समर्थन करते हैं। Provide a changing room with separate toilet for women TRMTR, समर्थन करते हैं। Ensure the change of category for TRMTR or as early as possible, समर्थन करते हैं। Increase risk and hardship allowance from 2700 to 6000 to the track maintenance, समर्थन करते हैं। And also कीमैन और मिड के लिए 7500 रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, समर्थन करते हैं। नंबर 8 इमीडिएट पेमेंट ऑफ नेशनल हॉलीडे अलाउंस 2024 ड्यू टिल डेट, समर्थन करते हैं इसका। समर्थन शायद नहीं करते, हाथ ताली वैसे नहीं पड़ रहा है। रूल 10 ऑफ पेड 2016 नॉट पेड टू ऑल TRMTR टिल डेट, NFIR PNM आइटम 11/2024 to be implemented within 1 month, समर्थन करते हैं। At least one TRD employee should be provided with patrolmen for ensuring the safety of the track, because Alipurduar division is totally traction full division and TRD staff should be deputed to make them acquainted with the patrolling duty, समर्थन करते हैं सर। Ensure both patrolmen should be railway employee instead of unskilled contractual labor, समर्थन करते हैं इसका। Immediate construction of a hut at the point of petrol book exchange, NFRU PNM item 2024 and also for T-man in every kilometer, समर्थन करते हैं। Required cess at various places of the division for emergency time, समर्थन करते हैं। नहीं लग रहा है, हाथ ताली नहीं पड़ रहा है। Urgently required safety device for all T-men and patrolmen, समर्थन करते हैं। Ensure allot type 2 railway quarter accommodation instead of type 1 to all TRMTR instead in all stations, समर्थन करते हैं। All request transfer, आप जैसे जानते हैं कि मैंने DRL सर को भी बोला है, all request transfer should be in time so that people should understand मेरा भी नंबर आएगा, समर्थन करते हैं। एक नया एडिशन है, हमारा जंगल एरिया है, फॉरेस्ट अलाउंस should be provided to all jungle section in the employee, समर्थन करते हैं। तो ये रेजुलेशन हमने लिया है, इस रेजुलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आप लिख लेना, जिस दिन पेट्रोलमैन का 7500 रुपया हार्ड ड्यूटी अलाउंस आएगा और ट्रैक मेंटेनर का 6500 हार्ड ड्यूटी अलाउंस आएगा, जिस दिन हर एक ट्रैक मेंटेनर को टाइप 2 क्वार्टर मिल जाएगा। सवाल यह है कि हमने जिस उद्देश्य से आगे बढ़ा है उस उद्देश्य को पारंगत और परत उसके जगह तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा निष्ठा है।
ये हमारा विश्वास है। ये विश्वास आपका दिया हुआ शक्ति है और आपका शक्ति असीम है। जिस संगठन के साथ ट्रैक मेंटेनर का शक्ति जुड़ा हुआ है उस संगठन को कोई बाल का बाका नहीं कर सकता है। यह मेरा विश्वास है। मैं ट्रैक मेंटेनर भाइयों को एक आश्वासन देना चाहता हूं, जो मैंने अपने अधिकारियों के समक्ष भी बोला है। एक बात याद रखिएगा, 8 घंटा ड्यूटी या 12 घंटा ड्यूटी, जब हम ड्यूटी पे तैनात रहते हैं तो हम अपने रेलवे के प्रतिष्ठा के साथ जुड़े रहते हैं। हमारे रेलवे की प्रतिष्ठा को हमें बरकरार रखना है। मैं जानता हूं अपने एडीएम साहब को, ये प्रदीप अधिकारी यहाँ बैठा हुआ है। प्रदीप अधिकारी कहाँ है? बैठा हुआ है। जिस दिन एडीएम साहब उसका सिग्नेचर कर रहे थे, बोले थे मिश्रा जी मेरा हाथ कांप रहा है, मन नहीं कर रहा है सिग्नेचर करने का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस व्यक्ति का कि मजबूरी में मुझे सिग्नेचर करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे से किसी का पेट का लाभ नहीं चलेगा। और उसी दिन सर ने बोला था कि मिश्रा जी के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि नौबत हम लाएंगे क्यों? ये नौबत तैयार क्यों होगा? मैं जानता हूं कि प्रदीप अधिकारी इसके बाद अपने ड्यूटी में कभी नहीं सोएगा। सोएगा कभी सोएगा नहीं सोएगा। तो प्रदीप अधिकारी का परिस्थिति दूसरे का नहीं हो, इसके लिए हमको भी अपने रेलवे के प्रति वफादार और वचनबद्ध होना चाहिए। इसमें भी मैं आपको ये समर्थन चाहता हूं। एक बार जोरदार हाथ ताली से इसका मालूम। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि अलीपुरद्वार मंडल का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, जो अधिकारियों का मानसिकता है और रेल श्रमिकों का जो जुड़ाव है, वो अकल्पनीय है। जो भारतीय रेल में एक मिसाल है, इस मिसाल को आगे लेके जो रेगुलेशन हमने लिया है उस रेगुलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में ट्रैक मेंटेनर के मान सिर्फ अलीपुरद्वार मंडल में नहीं, पूरे भारतीय रेल में अलीपुरद्वार एक इतिहास तैयार करेगा। उसमें आप सभी का भागीदारी रहेगा। आप नहीं जानते हैं, ये ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनकर आपने पूरे भारतवर्ष के ट्रैक मेंटेनरों के लिए क्या सपना लाया है। ये ऐतिहासिक क्षण ये कागज बोल रहा है और ये ऐतिहासिक क्षण अलीपुरद्वार मंडल का ट्रैक मेंटेनर बोल रहा है। इसलिए फिर से एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन आपका अपना संगठन है। एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन आपके दिल की आवाज है। अपने दिल की आवाज को बुलंद रखिए। अपने एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन संगठन से जुड़े हैं, जो रेलवे श्रमिकों का दिल का बात करता है, दिल में राज करता है और उनके समस्याओं को दिल से सोचता है। ये चीजें दिल से आया हुआ चीजें हैं, जो मन से आया हुआ चीजें हैं, जो ट्रैक मेंटेनर भाइयों का दिल समस्या है, उन चीजों से आया हुआ समस्या है। इनको हम जरूर हायर लेवल तक ले जाएंगे। पीआरएस साहब के लेवल से सीनियर डीएसपी साहब के थ्रू फॉरवर्ड करवाएंगे और अपने हायर नेतृत्व के पास भी इन एजेंडास को भेजेंगे। ट्रैक मेंटेनर सेल जो एनएफएल एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर में चलेगा, उसको एक करना चाहता हूं। और ये ट्रैक मेंटेनर सेल आने वाला 2 साल अलीपुरद्वार मंडल के ट्रैक मेंटेनरों के सार्वजनिक विकास के लिए काम करेगा और जो रेजुलेशन हमने लिया है उस रेजुलेशन के तहत आगे बढ़ेगा। मैं ट्रैक मेंटेनर सेल के कमिटी का घोषणा करता हूं। प्रेसिडेंट विजय दास है, विजय दास है, बीमार था, चला गया होगा। सेक्रेटरी सिंहपाल बड़ाई, एक बार जोरदार हाथ ताली से स्वागत करो। सेक्रेटरी मंच पे आओ। और मैंने जो ये कमिटी बनाया है वो एम्प्लॉयज यूनियन का किसी भी यूनियन से कोई पदाधिकारी नहीं है। हमने ये कमिटी एक्सक्लूसिवली ट्रैक मेंटेनर जो फील्ड में काम करता है उसको लेके ये कमिटी बनाया है। दूसरा है सुभाषित अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी न्यू अलीपुर। सुभाषित अधिकारी मंच पे आओ, एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। कल्याण दे सरकार, असिस्टेंट सेक्रेटरी न्यू अलीपुर, एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। पार्श्व सारथी बेड़ा ज्वाइंट सेक्रेटरी कुचबिहार सेक्शन। अमित दास असिस्टेंट सेक्रेटरी कुचबिहार सेक्शन। ब्रजेश कुमार ज्वाइंट सेक्रेटरी बानरहाट। तन्मय कंठो मेरा फ्रेंच फिलोसफर गाइड साइलेंट वर्कर तन्मय कंठो
Vice President, Employees Union of this committee. Thank you. Tapos Modak, Hasimara. Available है तापस मोदक? ठीक है. Vice President राजीव दास कामाख्यागुड़ी शायद अवेलेबल नहीं है. ऑफिस सेक्रेटरी राजीव दास. संजय कुमार तूफानगंज असिस्टेंट सेक्रेटरी. देवप्रिय चौधरी उपस्थित है. देवप्रिय चौधरी असिस्टेंट सेक्रेटरी माथाभांगा. अमित सिंह असिस्टेंट सेक्रेटरी माथाभांगा. एक बार ताली बजते रहना चाहिए भाई. मधुसूदन चौधरी असिस्टेंट सेक्रेटरी दोमोनी. धर्मवीर सिंह ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बासुगांव. धर्मवीर सिंह. सुकांत सरकार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कविता. मानिक सरकार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी न्यू माइनॉरिटी इंटरनेट मानिक सरकार. सुमित सरकार ट्रेजरर माल बाजार सुमित सरकार. सौरभ केरकेटा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी माल बाजार सौरभ केरकेटा. ताली बजते रहना चाहिए भाई. सुजीत सिंह नहीं है, खाने चला गया. सुजीत सिंह वाइस प्रेसिडेंट. और मैंने 5 पोस्ट यहाँ पर रख दिया है. मुझे लगता है कि और 5 लोगों का इंक्लूजन जरूरी है और ये 5 लोगों का इंक्लूजन बहुत जल्दी होगा. यहाँ पर अलीपुरद्वार से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो असिस्टेंट सेक्रेटरी मानिक दास असिस्टेंट सेक्रेटरी कृपया आप मंच पे आ जाइए. मानिक दास. और 5 पोस्ट मैंने रखा. ये कमिटी आने वाले 2 साल ट्रैक मेंटेनर के विकास के लिए और ये जो आज रेजुलेशन लिए हैं इसके ऊपर कार्रवाई होगा. 3 महीने बाद हम लोग मीटिंग में बैठेंगे. लेवल का मुद्दा है वो मालीगांव में जाकर बैठेंगे. जो बोर्ड लेवल का मुद्दा है उसको बोर्ड में लेके जाएंगे. लेकिन ट्रैक मेंटेनर का काम करने के लिए एम्प्लॉयज यूनियन प्रतिबद्ध है और हमेशा रहेगा. मैं नए कमिटी से एडीए साहब का आशीर्वाद लेने के लिए अनुरोध करता हूँ. एडीए साहब लोग अपना आशीर्वाद दीजिए. कमिटी आने वाले दिनों में ये पूरा ट्रैक मेंटेनर कमिटी आने वाले दिनों में काम करेगा. और आज की इस मीटिंग में जिन लोगों ने भी सहायता किया है आके उपस्थित हुआ अपना छुट्टी लेके ये दर्शाता है कि आपका एम्प्लॉयज यूनियन के प्रति निष्ठा है, एम्प्लॉयज यूनियन के प्रति विश्वास है और एम्प्लॉयज यूनियन हमेशा आपके साथ खड़ा था है रहेगा. दोपहर में लंच का व्यवस्था कमिटी हॉल में है. आप सभी लंच करके जाइएगा और कल वर्किंग कमेटी मीटिंग में फिर से 9:30 बजे आने का कोशिश कीजिएगा. एक छोटा आंदोलन के साथ हम आने वाले दिनों में और आगे चल के आगे बढ़ेंगे. और कोई एजेंडा जो हमने रेजुलेशन दिया है इसके बाहर और कोई अगर एजेंडा हो तो आप लोग मंच पे आकर उसको लिखा सकते हैं. आपके पास कोई एजेंडा है? कोई एजेंडा है? तो यदि किसी के पास कोई एजेंडा है तो राजभवन से संपर्क करके उस एजेंडा को रेजुलेशन में डाला जाएगा. कमिटी हॉल जानते हैं सब? कमिटी हॉल जानते हैं ना? कमिटी हॉल वहां दोपहर में लंच का बंदोबस्त है. और एक बात जोर से बोलिए. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद.